तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आपका और स्वागत है आपका हमारे इस बैक बेंचर्स की दुनिया में, जहाँ पर हम सब एक साथ मिलके पढ़ते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने ये आपके कुछ ट्रू और फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए थे और अब हम देखने जा रहे हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। देखो, इतने आसान तरीके से सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है, आप कॉन्सेप्ट एक बार देखना। देखो, कॉन्सेप्ट देखोगे ना और उसके बाद क्वेश्चंस करोगे तो आपको एक अलग ही फील आएगा। देखो, इतनी इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके पीछे कि मतलब मैंने इतने क्रक्स से आपको मैंने चीज़ें बताई है कि आप जब आप खुद देखना, आप लेक्चर देख के आओ एक बार जब मैंने आपका देखो, मैंने अलग प्लेलिस्ट बना रखी है लेक्चर्स की और क्वेश्चंस की अलग प्लेलिस्ट है। तो आपको सिर्फ़ जब लेक्चर्स देखने हो तो आपके लिए अलग प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाओ और सारे लेक्चर्स एक बार देख लो और फिर आप क्वेश्चंस देखने आओ तो कि आपको समझ आएगा कि हाँ भैया, कि कितना आसान तरीके से चीज़ों को सिम्प्लिफाइड वे में मैंने बता रखा है। ठीक है, चलो अब हम चालू करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकाउंटिंग कंसेप्ट? देखो, कितना कितना सिंपल क्वेश्चन। मैंने आपको मेरे ख्याल से थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के पहले दूसरे लेक्चर में बता दिए थे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर बेसिक अजम्पशन और फंडामेंटल प्रपोजिशन विद इन विच अकाउंटिंग फंक्शन इज कैरिड। वही वही बात कर रहा है कि भैया अकाउंटिंग, हमारा अकाउंटिंग जो अजम्पशन है वो ये है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? एक बेसिक अजम्पशन है क्या? परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, जो मैंने आपको एग्जांपल दिए थे क्लास में। ठीक है, वही है, सिंपल सा है। वो एक्सप्लेन द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। देखो, कितना आसान क्वेश्चन। डुअल एस्पेक्ट्स क्या कहता है कि भैया एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ ऑफ क्या था? देखो, साइंस में मैं भी कच्चा हूँ और साइंस में आप भी कच्चे हो। हम कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं तो हमें वो थर्ड लॉ फोर्थ लॉ याद नहीं रहता। ठीक है, इसलिए इसलिए बस मेरे को कॉन्सेप्ट पता है कि हमारा वो था कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, जिसमें मतलब अगर डेबिट है तो क्रेडिट भी होगा और अगर क्रेडिट है तो डेबिट भी होगा और ये मैंडेटरी है कि दोनों इक्वल अमाउंट से होंगे। अगर डेबिट 100 है तो क्रेडिट भी 100 ही होगा, 100%। अगर ये चेंज हुआ तो मतलब आपके आपके जो आपने जनरल एंट्री पास करी है या फिर जो भी आप कर रहे हो वो गलत है। दोनों साइड्स ऑलवेज इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, डेबिट और क्रेडिट, और इक्वल अमाउंट से होने चाहिए। इट मींस फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट इक्वल अमाउंट इन इन वन और मोर अकाउंट्स और वाइस वर्सा। चाहे वो एक अकाउंट में हो, चाहे वो एक से ज़्यादा अकाउंट में हो, लेकिन टोटल डेबिट क्रेडिट ऑलवेज सेम होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोथ द एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। दोनों, जाहिर सी बात है, दोनों। देखो, इस कॉन्सेप्ट को आप डिटेल में तब समझोगे जब आप जनरल एंट्रीज करोगे ना, तो आपको ये ज़्यादा गहराई में समझ आएगा। जैसे अब मैं थोड़ा थोड़ा आगे, जब अब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसमें जनरल एंट्रीज आएगी, तो वहाँ पर आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और डीप में पढ़ोगे। एक्सप्लेन द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है कि भैया बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। क्या कहा था मैंने कि हमारे जो बिजनेस है उसको भी एक दिन जो ओनर की है उसके ब्याह पे सारी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना पड़ेगा। वो जो ओनर है वो हमारे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। जो तेरा है वो मेरा नहीं है। यहाँ पर ये सिस्टम नहीं होता। याद करो, मेमोरी टेक्निक मैंने आपको बताई थी कि जो तेरा है वो मेरा नहीं है, जो मेरा है वो तेरा नहीं है। ये हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज सेपरेट। प्रोप्राइटर जो है, जो बिजनेस चला रहा है, वो सेपरेट है एंड डिस्टिंक्ट, अलग है, एंटिटी फ्रॉम बिजनेस। मतलब बिजनेस से प्रोप्राइटर जो है, जो उसका ओनर है, या सोल प्रोप्राइटर बोल लो या ओनर बोल लो या जो भी आपको मन कर रहा है वो बोलो, लाला बोल लो, तो वो हमारे जो बिजनेस है उससे अलग है। बिजनेस को वापसी उसका पैसा देना है एक दिन। द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है बुक्स के अंदर, वो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस से होती है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। हमें हमें मालिक के लिए नहीं सोचना। हम जब अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमें उस बिजनेस के बारे में सोचना है, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोप्राइटर। मालिक के से नहीं होती। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न। इसको तो पढ़ा आपको सपनों, सच सच बताना मुझे कमेंट में कि आपको सपनों में आ रहा है या नहीं आ रहा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई, चलो एक और बार बताता हूँ। ये कहता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि जो बिजनेस है वो हमारा फोर्सिबल फ्यूचर के लिए चलता ही रहेगा, कभी बंद नहीं होगा, हमेशा ही चलता रहेगा। हम इस सोच के साथ हम अकाउंटिंग करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारा नियर फ्यूचर में बिजनेस बंद होने वाला है। तो इस सोच के साथ हम अकाउंटिंग करते हैं कि तो तभी हम चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करते हैं आने वाले सालों में।
ठीक है, तो ये हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है। अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इट इज अज्यूम्ड दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फोरसीएबल फ्यूचर, जिसको हम देख ही नहीं सकते आगे। देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज और स्केल डाउन द ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली। हमारा कोई कोई मन नहीं है कि हम बिजनेस को बंद कर दें। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लेन रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। देखो अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई जो आपका रिवेन्यू है उसको एक सेकेंड, अकॉर्डिंग टू रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट रिवेन्यू इज कंसीडर हैज बीन रियलाइज व्हेन ट्रांजैक्शन इज एंटर। हाँ, ये कहता है कि जब आपका रिवेन्यू, हम आपको कब कब रिकॉर्ड करने देंगे, याद करो कि जब तक हक ना आ जाए, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब तक किसी चीज़ पे हक ना आ जाए तो उसको अपना मत समझो। तो ये यही कहता है, revenue is considered to have been realized when transaction has been entered। जब ट्रांजैक्शन हो गई है तो आप उसको अपना रिवेन्यू बना लो। एंड रिसीव द अमाउंट हैज बीन स्टेब्लिश एंड द ऑब्लिगेशन। देखो हमने सेल दिखा दी, ना, तो उसके अगेंस्ट में पैसा आ जाएगा, उसके अगेंस्ट में आप डेटर्स खड़े कर सकते हो, आप उसके अगेंस्ट में डेटर्स खड़े कर सकते हो। डेटर्स मतलब जिनसे पैसा आना है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक्सप्लेन वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। अब ये क्या कहता है, ये वही कहता है कि भैया हम जो अकाउंटिंग करने वाले हैं ना, उसके पीछे कोई ना कोई सबूत होना चाहिए, कोई ना कोई एविडेंस के बेसिस पे हमें अकाउंटिंग करनी चाहिए। मतलब जैसे आपके वाउचर्स हो गए, आपके बिल्स हो गए, आपके इनवॉइस हो गए, ये बेस होता है। अब इसी चीज़ को हम कोर्ट ऑफ लॉ में भी यूज़ कर सकते हैं अकाउंटिंग की वजह से, क्योंकि अकाउंटिंग होती है किसी बेस के ऊपर, और बेस हम एज ए एविडेंस यूज कर सकते हो उसको। अकॉर्डिंग टू वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। देखो पर्सनल बायस से भी आपकी दूर होनी चाहिए। मेजरमेंट दैट बेस्ड ऑन वेरिएबल एविडेंसेस के हिसाब से होनी चाहिए एंड रिगार्डेड एज ऑब्जेक्टिव। मतलब आपके एविडेंसेस के बेसिस पे वो अकाउंटिंग होनी चाहिए और फ्री फ्रॉम बायस होनी चाहिए। बायसनेस मतलब आप वो अकाउंटिंग जब आप कर रहे हो तो आप किसी का फेवर ना लो, आप बिल्कुल ही एक न्यूट्रल बंदे की तरह काम करो। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक्सप्लेन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देखो वही आपका हाथ जो पकड़ लेता था जब आप फेयर वैल्यू की सोचने लग जाते थे, तो ये आपका तुरंत हाथ पकड़ लेगा कि भैया ऐसा है। आपको हमारी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे काम करना है, तो आपको वही काम करना है। जब आप एसेट रिकॉर्डिंग करोगे आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही करोगे। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट प्राइस पेड टू एक्वायर देम एंड इट इज़ अ बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ एसेट्स। मतलब जितने का आप पैसे पे कर दोगे आपको उतने पे ही रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अगला देखते हैं, एक्सप्लेन अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब ये क्या कहता था, देखो आप एग्जाम जो मैंने आपको मेमोरी टेक्निक्स बताई है, आपको एग्जांपल्स मैंने बताया है, आपको बस सीधे वो ही हिट हो जाएंगे आपके दिमाग में। बस आप आगे का तो अपने आप ही बना के लिख दोगे कि भैया क्या क्या कहा था भैया ने। आप वही चीज़ आपको एकदम से हिट करनी चाहिए। अब ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में मैंने क्या बताया था कि भैया आप गोइंग कंसर्न हम मान के चलते बिजनेस में, लेकिन थोड़े टाइम रुको और पीछे देखो आपने क्या किया है। तो हम एक अकाउंटिंग जो इन्फिनाइट चलने वाली पीरियड है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्सों में, पीरियड में अकाउंटिंग पीरियड जिसको हम बोलते हैं उसमें तोड़ लेते हैं कि भैया हम इसमें हम अपनी डिसीजन मेकिंग कर पाए, हम पता तो लगा पाए कि हमको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या फ़ायदा है, नुकसान है, क्या हो रहा है हमारे बिजनेस में। According to accounting period concept, life of a business is broken into smaller periods। 1 year, 1 year तो देखो 1 year एक जनरल बात होती है कि 1 year में हम ब्रोक करते हैं, बट हम इसको 3 मंथ 6 मंथ अलग अलग ईयर्स में अपने हिसाब से ब्रोक कर सकते हैं। सो दैट इट परफॉर्मेंस इज मेजर एट रेगुलर इंटरवल। सही सही टाइम पे हम उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर पाए। ठीक है, नाइन्थ देखते हैं, एक्सप्लेन कंसिस्टेंसी कन्वेंशन। अब ये क्या कहता है भाई, कंसिस्टेंसी हमने जो आज पॉलिसी प्रोसीजर्स जो हमने फॉलो करे हैं इस साल, वही हमको आने वाले सालों में पॉलिसी प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। क्या वो हमारी गर्दन पकड़ लेगा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्या कहेगा, वो कहेगा ठीक है अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप करो, लेकिन आपको अपने वो यूजर्स को बताना पड़ेगा स्पेसिफिकली कि भैया हमने इस साल ये चेंज किया है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में।
अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी कन्वेंशन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सेलेक्टेड, एक बार जो सेलेक्ट हो गई एंड अडॉप्टेड, शुड बी अप्लाई कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर, एक के बाद एक साल उसको सेम तरीके से लगाते जाओ। अगला कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब ये क्या कहता है कि भैया वही कहता है कि आपने आपको जो छोटू का एग्जांपल याद करो कि जो चीज़ आप मनी के टर्म्स में नहीं नाप सकते उसको आपको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करना। अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो इनके अलावा जो भी है आपको वो देखनी भी नहीं है, आपको रिकॉर्ड नहीं करनी। एक्सप्लेन एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भैया जब एक्रू हो जाए, जब कोई खर्चा एक्रू हो जाए, जब कोई इनकम एक्रू हो जाए, तब आपको रिकॉर्ड करनी है। आपको कैश आया या कैश गया इससे लेना देना बिल्कुल नहीं रखना। अकॉर्डिंग टू एक्रूअल कॉन्सेप्ट अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड, जब एंटर्ड हो गई, एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस, जब वो सेटल हो रही है ना उससे हमें लेना देना नहीं है बॉस, हमें लेना देना है जब वो एंटर हो गई। कैश आएगा कैश जाएगा, वो हमें लेना देना ही नहीं है, जब सेटलमेंट से लेना देना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सेल मेड ऑन क्रेडिट, हमने सेल करी उधारी पे, विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द डेट ऑफ सेल, नॉट व्हेन अमाउंट इज रिसीव्ड। हमें पैसों से लेना देना नहीं है, आपने सेल कर दी ना, आप पे हक आ गया ना, तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट भी यही कहता था कि जब हक आ जाए उसको रिकॉर्ड कर लो, और ये भी यही कहता है कि भैया एक्रू तो हो गया ना, अब इसको रिकॉर्ड कर लो। तो दो कॉन्सेप्ट सेम ही बात बोल रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग रेवेन्यू विद कॉस्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट कहता था? मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि भैया जिस साल का खर्चा उस साल की इनकम से नेट ऑफ करो और अपने अपने बुक्स में लेके जाओ, क्योंकि हमारा हमारे जो जो मतलब जिस इनकम को कमाने के लिए आपने जो खर्चा लगाया वो उसके उसके साथ ही लेके जाओ, उसी साल में लेके जाओ जिस साल आप वो खर्चा इनकम लेके जा रहे हो, उससे रिलेटेड खर्चा उसी साल में लेके जाओ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मैचिंग कॉन्सेप्ट कॉस्ट इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस इन द पीरियड व्हेन रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज। जब हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया है उसी उससे रिलेटेड एक्सपेंस तो उसी पीरियड में लेके जाओ जिस जिस पीरियड में हमने वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, क्वेश्चन 13, why is it necessary for accountants to assume that business entity will remain as a going concern? ये कह रहा है क्यों मतलब अकाउंटेंट के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम वो ये मान के अकाउंटिंग करें कि बिजनेस जो है वो गोइंग कंसर्न चलता रहेगा। जो मैंने आपको बताया था कि अगर अगर हम ये नहीं मानेंगे कि गोइंग कंसर्न नहीं है बिजनेस, तो इसको जितने भी हमारे आगे के जितने भी फिक्स एसेट्स है, जितने भी खर्चे हैं जो डेफर करे हुए हैं, वो सारे आज ही पीएनएल में चार्ज करने पड़ेंगे। पीएनएल को भारी नुकसान हो जाएगा कि आने वाले सालों का सब आज ही इसी साल में चार्ज कर दो, तो भाई पीएनएल तो बिल्कुल डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कि हमारे आगे के खर्चे भी हमने यहीं चार्ज कर दिए। Going concern is a fundamental accounting concept. It is because of this concept distinction is made कैपिटल और रेवेन्यू। देखो कैपिटल खर्चा और रेवेन्यू खर्चा, जो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल खर्चा कि आने वाले सालों में जो होगा, रेवेन्यू खर्चा मतलब 12 महीने के अंदर अंदर आपको उसके रिटर्न्स मिल जाएंगे। एंड दस एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, हाउ डज द मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई टू डेप्रिसिएशन। ये कह रहा है मैचिंग प्रिंसिपल जो है वो डेप्रिसिएशन में कैसे अप्लाई होगा, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द मैचिंग प्रिंसिपल द एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड आर मैच अगेंस्ट द revenues for the determination of profits. On account of this principle, the purchase price of the fixed assets is not taken, but only depreciation of fixed assets related to accounting period is taken. ये कह रहा है कि हम क्या करते थे, हम जो एसेट लेते थे, हम जो हमने कमाई करी है उससे रिलेटेड खर्चा हम उसी साल ले जाते थे खर्चे में, कि हमने जो कमाई करी है उससे रिलेटेड खर्चा हम उसी साल बुक करते थे जिस जिस साल हमने उससे रिलेटेड इनकम बुक करी है। तो ये कह रहा है फिक्स एसेट्स के केस में हम क्या करेंगे, हम उसको तो हम पूरा एक साथ तो डेप्रिशिएट नहीं करेंगे,
क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है, तो हम उससे एक छोटा-सा हिस्सा निकालेंगे, डेप्रिसिएशन जिसका नाम है। उस डेप्रिसिएशन को हम पी&एल में लेके जाएँगे कि भैया मान लो हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब प्रोडक्ट बनाने में हमारी वो भी तो लगेगी, मान लो मशीन्स थी, मशीन हमारी फिक्स्ड एसेट है, तो फिक्स्ड एसेट्स भी तो कुछ ना कुछ तो यूज़ हो रहा है ना, कुछ ना कुछ तो उस फाइनल प्रोडक्ट में वो यूज़ हो रहा है, हालाँकि वो कई सालों तक प्रोडक्ट्स बनाती रहेगी, लेकिन कुछ तो यूज़ हुआ ना, वियर एंड टियर हुआ ना, तो उसी का नाम तो डेप्रिसिएशन है। तो उस डेप्रिसिएशन को हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे और उसको हम लेके जाएँगे इस साल के खर्चे में। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई शुड अ बिजनेस फॉलो द कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल? कह रहा है कि क्यों एक बिजनेस को कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए? क्योंकि भाई उससे कंपैरिजन अच्छा होगा, यूजर्स अच्छे से समझ पाएंगे कि भैया हाँ, जो पिछले साल फॉलो किया है वो इस साल फॉलो किया है या नहीं किया। अगर आप कोई चेंज कर रहे हो, आपको वो स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा अपने नोट्स टू अकाउंट्स में कि हाँ भैया, हमने इस साल ये चेंज किया है। कंपेरेबिलिटी इज अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि आप कंपेयर कर पाओ। द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर मे बी कंपेयर्ड विद द अनदर ईयर। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन अकाउंटिंग प्रैक्टिस आर कंसिस्टेंटली फॉलोड, कि अकाउंटिंग प्रैक्टिस जो कंसिस्टेंटली फॉलोड हो रही है कंसिस्टेंसी के बेसिस पे ही। एक सेकंड में जरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ये कह रहा है कोई भी इनमें से कोई भी थ्री। आपको फुल डिस्क्लोजर भी पता है कि खुल्लम खुल्ला अकाउंटिंग करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। ये वाला कॉन्सेप्ट है फुल डिस्क्लोजर, हमें सब कुछ बताना है, हमें अपने यूजर्स से कुछ नहीं छुपाना, उनको एक एक बात बतानी है अपने यूजर्स को। कंसिस्टेंसी अभी बताया आपको कि कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है। मैटेरिटी, मैटेरिटी क्या कहता है कि जो बात से यूजर्स का डिसीजन चेंज हो सकता है, वो बात आपको अपने यूजर्स को बतानी है। वही एग्जांपल याद करो, दोस्त हमारी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था आपकी, तो अब उस दोस्त को बताना चाहिए था क्योंकि वो बात आपके लिए मटेरियल थी। ठीक है। मैटरिटी। कंजर्वेटिज्म, पापा मम्मी की सोच, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। पापा मम्मी की सोच क्या, कि खर्चों को जो है वो एंटिसिपेट करो और प्रॉफिट्स को भूल जाओ, अभी जब होगा तब देखेंगे प्रॉफिट्स को। ठीक है, यही इन्होंने यहाँ पर ये समझा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 17, गिव द मीनिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। वही फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कौन सा है? खुल्लम खुल्ला अकाउंटिंग करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। ये अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ द फुल डिस्क्लोजर, all significant information related to the economic affairs of the entity should be reported in the financial statement। क्यों? क्योंकि हमें अपने यूजर्स से कुछ नहीं छुपाना, हमें सब कुछ एज इट इज उनको बताना है। आगे देखो। एक्सप्लेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ब्रीफली। ये देखो, पूरी राम कथा खत्म हो गई, अब कह रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है ये बताओ। ठीक है जी, बताए थे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर सेट ऑफ गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस होती है, जनरल एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल इशूड बाय द अकाउंटिंग बॉडी ऑफ द कंट्री। कौन है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। They are followed by the preparation and presentation of financial statement. The objective of setting accounting standard is to bring uniformity, मतलब यूनिफॉर्म होने चाहिए। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या लाता है? यूनिफॉर्मिटी लाता है कि सबकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक जैसी रहे। इन अकाउंटिंग प्रैक्टिस एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, कंसिस्टेंसी और कंपेरेबिलिटी, ये चीज लाता है हमारा ये कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अगला देखते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? क्या मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लाने का? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये देखो, ये वही बता रहा है, गाइडलाइंस है, प्रिपरेशन है, ये पूरी कहानी वही है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी और कंपेरेबिलिटी। ये ट्रांसपेरेंसी लाता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कंसिस्टेंसी लाता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और कंपेरेबिलिटी लाता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंड एस। इंड एस के बारे में अभी पूछ रहा है।
इंड एएस आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने हमारे इंड एएस इशू करे एंड नोटिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। प्रिस्क्राइब टू बी यूज बाय द एंटरप्राइज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दे आर प्रिंसिपल बेस्ड। देखो क्या है प्रिंसिपल बेस्ड, नागिन है, ये नागिन है, ये हमारे वो नहीं है, सलमान खान नहीं है, ये नागिन है। बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन कंपैरिजन ऑफ रूल बेस्ड। रूल बेस्ड कौन थे? रूल बेस्ड हमारे एएस थे जो कि सलमान खान थे, कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी वो मैं फिर अपने आप के भी नहीं सुनता। क्या थे कि भैया जो हमारी एक बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिख गया वही फुल एंड फाइनल है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। इंडियस ऑल्सो इनकॉर्पोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर वैल्यूएशन, कि फेयर वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट इंडियस लेके आता है अपने उसमें। क्यों? क्योंकि ये तो नागिन है ना, नागिन तो रूप बदल देती है अपना, सही के साथ चली जाएगी। अगला देखते हैं, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड अंडर इंड एएस। अब देखो ये कह रहा है विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड अंडर इंड एएस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड अंडर इंड एएस इंक्लूड्स फाइनेंशियल पोजीशन, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो और नोट्स। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कौन कौन से तरीके की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे इंडियस के अंदर बनती है। ये सब आप बनाना सीखोगे जैसे जैसे आप अकाउंट्स में आगे बढ़ते जाओगे ना। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट हो गई, हम बैलेंस शीट तो अभी तो बहुत ही बनाएंगे, बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट हो गई। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और ये चेंज इन इक्विटी हो गया। अब हम क्या बनाते हैं, हम ना पिछले साल से और इस साल में क्या मतलब ओनर्स की कैपिटल में क्या चेंज आया है ये हम बनाते हैं, ठीक है। फिर कैश फ्लो, इसमें हम दिखाते हैं हम कि कैश का आवा और कैश का जावा देखो कैश का आवत और कैश जावत, कितना कैश आया कितना कैश गया, ये हम इस स्टेटमेंट में बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में, ठीक है। नोट्स, नोट्स अब जो मैंने आपको बताया कि हमें कंसिस्टेंसी अगर हम फॉलो नहीं कर रहे तो हमें नोट्स में बताना पड़ेगा। मतलब नोट्स में क्या होती है, ऐसी ऐसी बातें होती है लिखी हुई, बस एक कुछ नहीं होता, एक स्टेटमेंट की तरह हम बनाते हैं जिसमें बातें लिखी होती है कि भैया हमने जो जिससे यूजर्स और अच्छे से समझ पाए, जो हमने ऊपर इसको फाइनेंशियल्स बना के दिए ना उसको एक और अच्छे तरीके से समझ पाए। तो इसका बस ये यहाँ पर ये लिखने के बाद होता है कि हाँ भैया कि ऊपर अगर तुम ये पढ़ रहे हो ना तो इसकी जस्टिफिकेशन हमने यहाँ पर दी है। हमारे नोट्स का बस इतना ही काम होता है, ठीक है। हमने नोट्स भी बनाएंगे, ये हम धीरे धीरे देखो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आप अकाउंटिंग फील्ड में, आपको ये सब बनाना आएगा धीरे धीरे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 22 देखते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये कह रहा है जी प्रॉफिट एंड लॉस जो हम बनाते हैं उसके उसके जो एलिमेंट्स है उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। तो एलिमेंट्स क्या क्या है प्रॉफिट एंड लॉस के? भाई एक तरफ इनकम एक तरफ एक्सपेंस, बस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? प्रॉफिट क्या बताया था मैंने आपको कि खर्चा, कमाई, कमाई में से खर्चा माइनस कर दो आ गया प्रॉफिट। तो वही तो होगा, अगर एक तरफ हम कमाई लेंगे एक तरफ हम खर्चा लेंगे आ गया प्रॉफिट। A statement of comprehensive income comprised of two statements, income statement and statement of अच्छा ये क्या कह रहा है, देखो ये ना इंड एएस के हिसाब से बात कर रहा है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। थोड़ा सा मैं आपके वैसे उसमें है नहीं, ये आपके कोर्स में है नहीं, बट आपको ये थोड़ा सा रेफरेंस दे रहा है उसका इंड एएस का, कि हमारे देखो जो प्रॉफिट्स होते हैं ना, जो हमारे प्रॉफिट होते हैं वो दो तरीके के प्रॉफिट होते हैं। एक प्रॉफिट एंड लॉस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस थ्रू ओसीआई। ओसीआई क्या होता है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अभी के लिए आप क्या समझो कि ये दोनों सेम ही होते हैं, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड इसको हम ये भी बोलते हैं पीवी, एक सेकेंड, पीवी ओसीआई, इसको हम ये भी बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो इसको हम ये भी बोलते हैं। तो आपके लिए इतना ही समझना, बस आप अब अभी के लिए आप ये इतना दिमाग में डाल लो कि जो हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, अब इंड एएस के अंदर ये ध्यान रखना, इंड एएस के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इंड एएस के अंदर
जो अगर हम नॉर्मल एएस फॉलो करेंगे तो उसमें तो एक ही प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, लेकिन इंड एस के अंदर क्या है, थोड़ा सा देखो, इंड एस थोड़ा एडवांस है, थोड़ा फेयर वैल्यू की बात करता है, तो कुछ तो अलग होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस जब हम वहाँ बनाते हैं ना, तो हम ओसीआई एक अलग दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस थ्रू ओसीआई। तो ऊपर का पार्ट होता है नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस, और उससे नीचे एक छोटा सा पार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस थ्रू ओसीआई। ठीक है। इनकम एंड स्टेटमेंट थ्रू स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आर प्रिपेयर्ड। ठीक है। द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिकनसाइल द इनकम एंड लॉसेस। ठीक है। द एलिमेंट एंड कंटेंट्स ऑफ द स्टेटमेंट्स आर, अब ये एलिमेंट्स कह रहा है, एलिमेंट्स कह रहा है दो ही, वही दो, रेवेन्यू और एक्सपेंस। रेवेन्यू इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट और एक्सपेंस डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट। देखो सिंपल सा। चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके बाद आपके शॉर्ट आंसर टाइप की क्वेश्चन करा दूंगा, फिर आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम चालू करेंगे थर्ड चैप्टर आपका। और चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, फॉलो करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, बिल्कुल। और चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।